नमस्कार। और द डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरेंगे। एक ऐसे सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम सबकी जिंदगी का एक तरह से नक्शा है। जी, हम बात कर रहे हैं एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की। सीटेट जैसी परीक्षाओं के लिए तो ये जरूरी है ही, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक कहानी है कि कैसे एक इंसान जन्म से लेकर जिंदगी की आखिरी सांस तक खुद को बनाता है, बदलता है और जूझता है। तो आज हम इसी कहानी की 8 परतों को एक-एक करके खोलेंगे। जानेंगे कि समाज, परिवार और खास तौर पर एक शिक्षक हमारे अंदर विश्वास या डर, हिम्मत या फिर हीन भावना के बीच कैसे बोता है। हमारा मकसद सिर्फ इस सिद्धांत को रटना नहीं, बल्कि इसे महसूस करना है। ये समझना है कि क्लासरूम में बैठा एक बच्चा असल में अपने मन के अंदर कौन सी जंग लड़ रहा है। और यही बात एरिक्सन को बाकियों से अलग और खास बनाती है। उन्होंने ये बताया कि विकास कोई ऐसी दौड़ नहीं है जो बचपन में ही खत्म हो जाती है। नहीं, ये एक जीवन भर चलने वाली यात्रा है। हर मोड़ पर एक नई चुनौती, एक नया मनोवैज्ञानिक संकट आता है, और हम उस चुनौती से कैसे निपटते हैं वही हमारी पहचान को तराशता है। तो ये सिद्धांत सिर्फ बच्चों को नहीं, बल्कि खुद को भी समझने का एक आईना देता है। बिल्कुल। चलिए, तो इस सफर की शुरुआत वहीं से करते जहां से हम सबकी कहानी शुरू होती है, जिंदगी का पहला साल। एरिक्सन की पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये सुनने में जितना सीधा लगता है, क्या हमारे पूरे वजूद की नींव इसी एक साल में रखी जाती है? बिल्कुल, आप इसे नींव का सबसे पहला और शायद सबसे मजबूत पत्थर कह सकती हैं। जन्म से लेकर करीबन 1 साल तक एक बच्चा पूरी तरह से असहाय होता है। उसकी दुनिया कौन है? बस उसकी देखभाल करने वाले, खासकर माँ। जी, सोचिए, उसे भूख लगती है और उसे प्यार से खाना मिल जाता है। उसे डर लगता है, कोई उसे गले लगा लेता है। जब उसकी जरूरतें लगातार और प्यार से पूरी होती हैं, तो उसके अंदर एक गहरी भावना जन्म लेती है कि हाँ, ये दुनिया एक सुरक्षित जगह है, मैं भरोसा कर सकता हूँ। और इसी भरोसे से वो गुण पैदा होता है जिसे एरिक्सन आशा या होप कहते हैं। एकदम सही। ये उम्मीद कि जब मुश्किलें आएंगी तो कोई ना कोई संभालने के लिए होगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हो तो? हाँ, अब इसका दूसरा पहलू सोचिए। एक बच्चा रो रहा है पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसकी जरूरतें नजरअंदाज हो रही हैं, तो उसके अंदर क्या पनपेगा? डर, असुरक्षा और अविश्वास। उसे लगेगा कि ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। जी, और अविश्वास का ये बीज उसके आने वाले हर रिश्ते और हर चुनौती पर अपनी छाया डालेगा। ये तो वाकई बहुत गहरी बात है। तो जब एक बच्चा दुनिया पर भरोसा करना सीख जाता है, तो अगला कदम क्या होता है? वो उस दुनिया को खुद आजमाना चाहेगा, है ना? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे ही बच्चे में भरोसा आता है, उसमें हिम्मत आती है, और 1 से 3 साल की उम्र में शुरू होती है दूसरी अवस्था, स्वायत्ता बनाम लज्जा व संदेह। जी, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये मैं खुद करूंगा वाली उम्र है। बच्चा अब चलना सीख रहा है, अपने खिलौने खुद उठाना चाहता है, अपने कपड़े पहनने की कोशिश करता है। हाँ, और हर बात पर नहीं कहना भी सीख जाता है। हाँ, वो भी। ये असल में अपनी मर्जी चलाने की, अपनी पहचान बनाने की पहली कोशिश है। अगर माता पिता उसे ये करने देते हैं, उसकी छोटी मोटी गलतियों पर सब्र दिखाते हैं, तो बच्चे में स्वायत्ता यानी आत्मनिर्भरता की भावना आती है। उसे लगता है मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ। और इसी भावना से इच्छा शक्ति मतलब विल का गुण विकसित होता है। लेकिन अगर हर कोशिश पर उसे डांट पड़े, जैसे तुमसे नहीं होगा, मुझे करने दो, या तुम हमेशा सब कुछ गिरा देते हो, तब क्या होता है? तब उसके मन में लज्जा और संदेह पैदा होता है। उसे अपनी ही काबिलियत पर शक होने लगता है। वो कुछ भी नया करने से डरने लगता है कि कहीं वो गलत ना कर दे। तो पहले भरोसा आया, फिर उस भरोसे से खुद कुछ करने की हिम्मत आई। अब जब बच्चा चलने फिरने लगा है, तो उसका दिमाग भी तेजी से दौड़ता होगा। तो क्या यहीं से तीसरी अवस्था, पहल बनाम अपराध बोध का दरवाजा खुलता है? जी हाँ, 3 से 6 साल की यह उम्र कल्पना की उड़ान और सवालों की बौछार की उम्र है। आसमान नीला क्यों है? चिड़िया कैसे उड़ती है? बिल्कुल, बच्चे अब सिर्फ काम ही नहीं करते, बल्कि योजनाएं बनाते हैं, खेल के नियम बनाते हैं, घर घर खेलते हैं। वो पहल करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं।
अगर उनके इस उत्साह को, उनके सवालों को सराहा जाता है, उन्हें खोजबीन का मौका दिया जाता है, तो उनमें उद्देश्य यानी पर्पस का गुण विकसित होता है। उन्हें लगता है कि उनके विचारों और कामों का कोई मतलब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई बच्चा बहुत सवाल पूछता है तो वो सिर्फ तंग नहीं कर रहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अपने अंदर उद्देश्य की भावना को विकसित कर रहा है। लेकिन अगर उसे चुप करा दिया जाए, ज्यादा सवाल मत पूछो, तो उसे लगने लगता है कि उसकी सोच, उसकी कल्पना, उसके काम सब गलत हैं। वो जो भी पहल करता है उसके लिए उसे अपराध बोध महसूस होने लगता है। वाह, मतलब स्कूल जाने से पहले ही एक बच्चे के व्यक्तित्व में आशा, इच्छा शक्ति और उद्देश्य जैसे 3 मजबूत स्तंभ खड़े हो सकते हैं। जी। और अब वो दौर आता है जहां शिक्षक की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। ये सीटेट की तैयारी करने वालों के लिए खास तौर पर समझने वाली बात है। चौथी अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी। ये शिक्षकों के लिए इतनी अहम क्यों है? क्योंकि 6 से 12 साल की उम्र में बच्चे की दुनिया घर से निकलकर स्कूल पहुंच जाती है। उसका दायरा बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा। अब उसकी सफलता या असफलता का पैमाना सिर्फ माता-पिता नहीं, बल्कि शिक्षक और उसके दोस्त भी होते हैं। इस उम्र में बच्चे की सबसे बड़ी चाहत होती है कुछ कर दिखाना। वो परिश्रमी बनना चाहता है, और जब शिक्षक उसकी इस कोशिश को देखता है, उसकी तारीफ करता है, जैसे शाबाश तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, तो ये उसके लिए कितना मायने रखता होगा। बहुत ज्यादा। शिक्षक का प्रोत्साहन उसके लिए एक टॉनिक का काम करता है। उसे लगता है कि मेहनत करने से सफलता मिलती है। इसी एहसास से दक्षता मतलब कॉम्पिटेंस का गुण विकसित होता है। ये विश्वास कि मैं चीजें कर सकता हूं और सीख सकता हूं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल है, आज की दुनिया बहुत प्रतिस्पर्धी है। कुछ लोग कह सकते हैं कि बच्चों में हीन भावना से बचने के चक्कर में हम उन्हें असली दुनिया की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। एक शिक्षक को ये संतुलन कैसे साधना चाहिए? ये बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, एरिक्सन प्रतिस्पर्धा के खिलाफ नहीं थे, वो अपमानजनक तुलना के खिलाफ थे। अच्छा। एक शिक्षक को बच्चे की तुलना दूसरों से नहीं, बल्कि बच्चे के खुद के पिछले प्रदर्शन से करनी चाहिए। जैसे, देखो तुमने कल से आज ये सवाल ज्यादा अच्छे से किया है। ये तरीका उसे मेहनत के लिए प्रेरित करता है। और हीन भावना? हीन भावना तब आती है जब क्लास में बार बार कहा जाए, देखो राहुल तुमसे कितना तेज है, या जब गलती करने पर उसका मजाक उड़ाया जाए। ये एक बच्चे के मन में जहर की तरह घुल जाता है। समझ गया। तो असली मुद्दा प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि बच्चे की गरिमा को बनाए रखना है। जी। इस दौर के बाद किशोरावस्था आती है, शायद पहचान बनाने का सबसे तूफानी दौर। पहचान बनाम भूमिका भ्रम, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ये 12 से 18 साल की उम्र। आज के सोशल मीडिया के जमाने में तो ये और भी जटिल हो गया होगा। बहुत ज्यादा जटिल। किशोर इसे एक बड़े सवाल से जूझ रहा होता है, मैं कौन हूं? मैं एक अच्छा बेटा हूं, एक दोस्त हूं, एक छात्र हूं। मेरी असली पहचान क्या है? मुझे भविष्य में क्या करना है? ये आत्मखोज का दौर है। तो इस तूफान में किशोर को किनारा कैसे मिलता है? मार्गदर्शन से। जब परिवार, दोस्त और खासकर शिक्षक उसे अलग अलग भूमिकाएं आजमाने का एक सुरक्षित मौका देते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, तो वो धीरे धीरे अपनी एक स्पष्ट पहचान बना पाता है। और इस सफलता से उसमें निष्ठा यानी फिडेलिटी का गुण विकसित होता है। वो अपने बनाए हुए मूल्यों और रिश्तों के प्रति सच्चा रह पाता है। लेकिन अगर उसे ये मार्गदर्शन नहीं मिलता तो वो भूमिका भ्रम का शिकार हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो कौन है और उसे कहाँ जाना है। बिल्कुल। तो एरिक्सन का सिद्धांत हमें बताता है कि विकास किशोरावस्था पर रुकता नहीं है। ये तो बस आधा सफर है। इसके बाद वयस्क जीवन की चुनौतियां आती हैं। संक्षेप में वो क्या है? पहचान बना लेने के बाद लगभग 18 से 40 की उम्र में आती है अंतरंगता बनाम अलगाव की अवस्था, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। मतलब गहरे रिश्ते बनाने की तलाश। जी। दोस्ती, प्रेम, शादी। अगर वो अपनी पहचान को खोए बिना किसी और के करीब आ पाता है तो प्रेम का गुण विकसित होता है, वरना वो अकेलापन और अलगाव महसूस करता है। और फिर जीवन का मध्य पड़ाव, 40 से 65 साल की उम्र। यह है उत्पादकता बनाम जड़ता, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। मतलब ये वो उम्र है जब इंसान सोचता है, क्या मैं दुनिया में कोई छाप छोड़ रहा हूं? अपने काम से, अगली पीढ़ी से। हाँ, अगली पीढ़ी की परवरिश करके, समाज में योगदान देकर। ऐसा करने पर देखभाल यानी केयर का भाव आता है। और अगर व्यक्ति को लगता है कि उसका जीवन ठहर गया है तो जड़ता का एहसास होता है। और आखिर में जीवन का अंतिम अध्याय। जी, 65 वर्ष के बाद अखंडता बनाम निराशा।
इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इस पड़ाव पर इंसान अपनी पूरी जिंदगी को पलट कर देखता है। अगर उसे लगता है कि उसने एक भरपूर और सार्थक जीवन जिया है तो उसे एक संपूर्णता, एक अखंडता का एहसास होता है। इससे बुद्धिमत्ता, विजडम का गुण आता है। और अगर उसे सिर्फ पछतावे दिखते हैं तो उसके हाथ सिर्फ निराशा लगती है। ये पूरा जीवन चक्र वाकई अद्भुत है। तो इन सब बातों को समेटते हुए, खासतौर पर CTET के परीक्षार्थियों के लिए इसका निचोड़ क्या है? एक शिक्षक अपनी क्लासरूम में इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? कुछ बातें हैं जिन्हें एक शिक्षक को हमेशा याद रखना चाहिए। पहला, बच्चे के व्यवहार के पीछे के मनोवैज्ञानिक संघर्ष को समझें। अगर कोई बच्चा चुप है तो शायद वो हीन भावना से लड़ रहा है। उसे डांट नहीं, मदद चाहिए। यानी व्यवहार के पार जाकर बच्चे के मन को देखना। बिल्कुल। दूसरा, तुलना करने से हर हाल में बचें। हर बच्चा खास है। आपकी तुलना एक बच्चे के आत्मविश्वास को हमेशा के लिए तोड़ सकती है। और तीसरा, सकारात्मक प्रतिक्रिया का जादू। बच्चे की कोशिश की तारीफ करें, सिर्फ नतीजों की नहीं। आपका एक शाबाश उसे और मेहनत करने की हिम्मत देगा। और क्लासरूम का माहौल कैसा हो? ये सबसे जरूरी है। चौथा बिंदु, एक सुरक्षित और सहयोगी माहौल बनाएं। एक ऐसी क्लास जहां बच्चा सवाल पूछने से डरे नहीं, गलतियां करने में शर्मिंदा ना हो। जहां उसे पता हो कि शिक्षक उसकी मदद के लिए है। जी। और आखिरी बात, ये सिद्धांत याद दिलाता है कि शिक्षक का काम सिर्फ सिलेबस पूरा करना नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की नींव रखना है जो आत्मविश्वासी और जिम्मेदार हो। तो अंत में एरिक्सन हमें यही सिखाते हैं कि हर बच्चे का विकास एक सामाजिक यात्रा है। और इस यात्रा में शिक्षक सिर्फ एक गाइड नहीं है, वो उस बच्चे के मनोसामाजिक स्वास्थ्य का एक संरक्षक है। वह उसे सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि उम्मीद, इच्छा शक्ति, उद्देश्य और दक्षता जैसे जीवन भर काम आने वाले गुण भी देता है। तो आज हमने एरिक एरिक्सन के साथ इंसान बनने की कहानी को समझा। जन्म के समय मिलने वाली आशा से लेकर जीवन के अंत में मिलने वाली बुद्धिमत्ता तक, हर पड़ाव पर एक संघर्ष है, और उस संघर्ष में ही विकास का रहस्य छिपा है। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़कर जाना चाहूंगी। ये सिद्धांत सिर्फ दूसरों को समझने का टूल नहीं है, ये खुद को झांकने का एक मौका भी है। जरा सोचिए, आज हम अपनी जिंदगी की किस अवस्था में हैं? हम किस मनोवैज्ञानिक संघर्ष का सामना कर रहे हैं? क्या हम पहचान के भ्रम से जूझ रहे हैं, या सार्थक रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं? या हम ये सोच रहे हैं कि समाज के लिए क्या छोड़कर जाएंगे? इस सवाल का जवाब शायद हमें अपने आज को और बेहतर तरीके से जीने का रास्ता दिखा सकता है।